John Venn was an English logician. तो इसने क्या किया जॉन वेन ने, इन्होंने इंग्लिश के लॉजिक्स को फिगर्स के थ्रू इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की. ही ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द लॉजिक्स दैट वर देयर इन इंग्लिश. जैसे इंग्लिश के लॉजिक्स क्या हो गए, लाइक कोई सेंटेंस हो गया, उसका लॉजिकल सिग्निफिकेंस देने के लिए उनको फिगर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थ्रू डिफरेंट शेप्स, और डिफरेंट शेप्स एज एन मेनली रेक्टेंगल्स एंड सर्कल्स. रेक्टेंगल सर्कल की जगह हम छोटा सा एलिप्स भी यूज करते हैं. एलिप्स एज एन फ्लैट सर्कल, मतलब सर्कल को थोड़ा सा ऊपर और नीचे से प्रेस कर दो, तो दिस इज एन एलिप्स. दिस ऑल्सो इज एन एलिप्स. यहाँ पे इस साइड से प्रेस किया है, मतलब इस साइड से और इस साइड से प्रेस किया है, दिस इज एन एलिप्स. तो सर्कल्स, एलिप्स और इस रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स, इस डिफरेंट टाइप के फिगर्स से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की. ठीक है, तो इस चीज को हमने अपने मैथ्स में इनकॉर्पोरेट किया. एंड कैसे इनकॉर्पोरेट किया आप देखते हैं. लेट्स से इफ आई हैव सेट ए, और सेट ए में 3 वैल्यूज हैं 1 2 एंड 3, एंड सेट बी है if I have 4 5 6 and 7, 4 वैल्यूज. तो वन सर्कल, मैंने 2 सर्कल्स बनाए, एंड बोथ द सर्कल्स, 2 सर्कल्स एज इन 2 कर्व शेप्स बनाए, एंड बोथ द सर्कल्स, लेट्स से दिस रिप्रेजेंट्स सेट ए एंड दिस रिप्रेजेंट्स सेट बी. तो सारे एलिमेंट्स को ऐसा डिफरेंट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट में रख दिया. मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है स्पेस में. जैसे आप अपने रूम को देखो, तो इसमें अगर मैंने बोला कि सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल द गैसेस, तो ऑल द गैसेस आर रैंडमली अरेंज्ड. देयर इज नो पर्टिकुलर अरेंजमेंट कि ऑक्सीजन एक लेवल पे होगा, फिर नाइट्रोजन होगा, फिर एंड सो ऑन. देयर इज नो सच लेवल. तो इन द सेम वे रैंडमली किसी भी एलिमेंट को कहीं पे भी लिख देना है इन दिस कन्फाइंड स्पेस इज दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज वेन डायग्राम. रैंडमली लिख देना. ऑल्सो आपको जिन्होंने अभी ज्वाइन किया कि सेट्स के सारे एलिमेंट्स, किसी भी सेट्स के सारे एलिमेंट्स यूनिक होते हैं, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता फर्स्टली, एंड सेकेंडली ऑर्डर मैटर नहीं करता. लाइक इफ आई एम राइटिंग सेट बी एज 4 5 6 7, तो आई कैन ऑल्सो राइट इट एज 6 4 3 6 4 7 5. I can also represent this as 6 4 7 and 5. So the order of the elements does not matter. ऐसा नहीं है कि ascending order में लिखना है या descending order में लिखना है. Main thing is कि all the elements should be present and all the elements are unique. कोई भी element repeat नहीं होता. Like 5 will not be repeating again, 7 will not be repeating again, and so on. ठीक है, तो इस तरह के स्पेशल अरेंजमेंट में रखना किसी कर्व स्पेस, एक पर्टिकुलर स्पेस प्रोवाइड करना एंड उसमें सारे एलिमेंट्स को लिखना. दिस वाज द बेसिक पर्पस ऑफ वेन डायग्राम. अब इसमें क्या होता था ना कि वेन डायग्राम के बेसिस पे हमने बहुत सारी सेट्स की प्रॉपर्टीज डिफाइन की, बहुत सारे सेट्स की प्रॉपर्टीज डिफाइन कर पाए, या बहुत सारे सेट्स के ऑपरेशन हम परफॉर्म कर पाए. जैसे उन्हीं में से एक ऑपरेशन है ए यूनियन बी. A union B, and the next one is A intersection B. This is known as union and this is known as intersection. Intersection. Union का मतलब इंग्लिश में हो गया and intersection का मतलब, सॉरी, union का मतलब intersection में हो गया, और जो इंग्लिश लॉजिक में उसने और लिया वो हमने मैथमेटिकल लॉजिक में यू लिया, यूनियन. एंड जो उसने मैथमेटिकल सॉरी इंग्लिश लॉजिक में जिस चीज़ के लिए उसने एंड यूज़ किया, हमने मैथमेटिकल लॉजिक में उस चीज़ के लिए इंटरसेक्शन यूज़ किया. ऐसा. अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है. लेट्स से आई हैव 3 एलिमेंट्स 1 2 एंड 3. लेट्स से आई हैव 3 एलिमेंट्स 4 5 एंड 6. तो ए यूनियन बी का मतलब हो गया, लाइक अगर अब आप वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करोगे तो वेन डायग्राम से आप क्या करोगे, एक सर्कल ए होगा आपके पास, एक सर्कल बी होगा. ठीक है, और आप क्या करोगे, सारे एलिमेंट्स को मार्क करोगे. तो 1 2 3 4 5 6 आपने सारे एलिमेंट्स को मार्क कर लिया. नाउ द शेडेड रीजन इन कलर येलो विल बी माय ए यूनियन बी. जो मेरा ए यूनियन बी होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कलर येलो. तो ए यूनियन बी का सिग्निफिकेंस हो गया कंप्लीट सर्कल ए एंड कंप्लीट सर्कल बी. ए यूनियन बी का मतलब हो गया, ए यूनियन बी का मतलब हो गया कि ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी, ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी. तो 1 2 3 4 5 and 6.
तो ए यूनियन बी मेरे पास जो हो गया दैट इज कंप्लीट सेट ए एंड कंप्लीट सेट बी। तो दोनों का यूनियन मतलब हो गया कि या तो ए में वो एलिमेंट मिल जाए या तो बी में मिल जाए, और आइदर ए और बी। तो ए और बी ऐसा सोचो, तो ए और बी में अगर कोई चीज मिल रही है तो दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा ना आपको। लाइक लेट्स से इफ आई एम सेइंग 6, इफ आई एम सेइंग कि ए यूनियन बी में 6 है नहीं या नहीं है, तो आप कहोगे ए यूनियन बी का मतलब हो गया या तो ए या तो बी, ए और बी। तो 6 इज अ पार्ट ऑफ ए यूनियन बी और नॉट? तो यस इट इज अ पार्ट ऑफ ए और बी क्योंकि वो बी में मिल रहा है। सिमिलरली इफ मैंने बोला एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ए यूनियन बी का मतलब हो गया कंप्लीट सर्किल ए एंड कंप्लीट सर्किल बी, कंप्लीट सर्किल ए एंड कंप्लीट सर्किल बी वेन डायग्राम से। लेट्स से आई टेक अनदर एग्जांपल जहाँ पे कुछ कॉमन एलिमेंट्स मिल जाते हैं, जैसे 1 2 3 एंड बी इज 2 3 4 एंड 5। नाउ सी अगर अब आप सर्कल को रिप्रेजेंट करोगे, नाउ इफ यू विल ट्राई टू रिप्रेजेंट दिस थ्रू वेन डायग्राम, तो देखो क्या होगा। ये वाला सर्कल है ना, दिस कंप्लीटली रिप्रेजेंट्स सेट ए एंड ये वाला सर्कल कंप्लीटली रिप्रेजेंट्स सेट बी। ओके, तो देखो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अब वेन डायग्राम में भी एलिमेंट्स यूनिक होते हैं। अगर मैंने 2 यहाँ लिख दिया तो 2 यहाँ नहीं लिखूंगा, मतलब सिंस इन मतलब ऐसा समझो कि अगर जब मैं कोई सेट्स किसी सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो इनसाइड दो सेट्स द एलिमेंट्स आर यूनिक, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं। यहाँ तो सेट्स अलग अलग थे तो रिप्रेजेंट हो गया अलग अलग, बट यहाँ पे जब मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं एक एलिमेंट को एक ही बार लिख सकता हूँ, जैसे 2 और 3 यहाँ पे आ रहा है और 2 और 3 यहाँ पे भी आ रहा है, बट वाइल रिप्रेजेंटिंग इट इन वेन डायग्राम आई विल बी यूजिंग इट ओनली वंस। अब देखो क्या होगा, दो ऐसे एलिमेंट्स हैं 2 एंड 3 जो ए का भी पार्ट है और जो बी का भी पार्ट है। तो ये जो मेरा ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया जो है मेरा, दिस एरिया इज, येलो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, this area is basically the common area for A and B. This area is basically the common area for A and B. देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, common area for A and B। और A and B क्या होता है? A intersection B होता है, A intersection B होता है। तो यहाँ से I will be getting this as A intersection B। तो ये जो common area है, this is A intersection B। और A intersection B का मतलब हो गया, A intersection B का मतलब हो गया कि जो दोनों में कॉमन हो, जो A में भी हो एंड B में भी हो। तो A इंटरसेक्शन B में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? 2 और 3, 2 और 3। और जो बाकी बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप देखो वेन डायग्राम में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल सा है। लेट्स से आई हैव दिस A एंड लेट्स से आई हैव दिस B। तो A और B को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उसको इंटरसेक्शन वाले एरिया में लिख लूंगा। तो कॉमन एलिमेंट्स आर 2 एंड 3। नेक्स्ट व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि सर्किल ए में कितने एलिमेंट्स थे? 3 एलिमेंट्स थे, 1 2 एंड 3, जिसमें से 2 और 3 तो मैंने ऑलरेडी लिख दिए इस सर्किल ए में। कौन सा एलिमेंट बचा? 1 बचा, तो 1 को इधर लिख दूंगा। कॉमन एरिया में 2 और 3 लिख दिया क्योंकि वो सर्किल ए का भी पार्ट है और सर्किल बी का भी पार्ट है। जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उसको इस बचे हुए रीजन में लिख देंगे। सिमिलरली अब देखो बी में क्या था, 2 3 एंड 4 और 5। तो 2 और 3 तो इस सर्किल में ऑलरेडी आ चुके हैं सेट बी में। आई विल बी राइटिंग 4 एंड 5 एज वेल, 4 एंड 5 यहाँ पे लिख दूंगा। तो वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजें, मतलब सबसे पहले तो इंटरसेक्शन पता होना चाहिए हमें, तभी मैं वेन डायग्राम में कोई चीज को प्रेजेंट कर सकता हूँ। इस चीजें बहुत अनसर्टेन रहती हैं, वो भी मैं अभी बताऊंगा कैसे। बट द थिंग इज टू फाइंड द इंटरसेक्शन, राइट इट इन द कॉमन एरिया, एंड आफ्टर दैट जो भी एलिमेंट्स बच रहे हैं उनको सर्किल ए का पार्ट और सर्किल बी का पार्ट बना लो अपना। लाइक सेट यहाँ पे लेट्स से ए और बी भी होता, ए भी होता, तो सिंस A was also not the part of intersection but it is a part of circle A, तो इंटरसेक्शन वाले एरिया के बाहर उसको सर्किल A में लिख दूंगा मैं। तो इस तरह से वेन डायग्राम बनता है A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B। अब A यूनियन B बता रहा था मैं। अब देखो A यूनियन B क्या हो गया, इंटरसेक्शन तो ये हो गया। नाउ व्हाट इज A यूनियन B? अब A यूनियन B इज कंप्लीट सर्किल ए एंड कंप्लीट सर्किल बी। ठीक है, कंप्लीट सर्किल ए एंड कंप्लीट सर्किल बी। तो कंप्लीट सर्किल ए एंड कंप्लीट सर्किल बी,
कंप्लीट सर्किल ए और कंप्लीट सर्किल बी में क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं देखो, 1 A 2 3 4 एंड 5, ये एलिमेंट्स आ रहे हैं ना ए यूनियन बी में। ए यूनियन बी की डेफिनेशन मैंने क्या बोली थी, कंप्लीट सर्किल ए एंड कंप्लीट सर्किल बी। तो कंप्लीट सर्किल ए लो और कंप्लीट सर्किल बी लो। तो मैंने क्या किया, 1 A 2 3 4 5 जितने भी एलिमेंट्स आ रहे थे इस पूरे शेडेड रीजन में, दैट विल बी माई ए यूनियन बी। दिस इज माई ए यूनियन बी। और यहां से भी अगर आप ए यूनियन बी लिखो तो देखो क्या लिखोगे, ए 1 2 3, 2 3 तो ऑलरेडी लिख चुके हो, फिर 4 एंड 5। तो सारे एलिमेंट्स ए और बी के कवर हो जाने चाहिए। ए यूनियन बी का मतलब हो गया कि ए और बी के सारे एलिमेंट्स कवर हो जाने चाहिए। सर हाँ, तो हमने अलग अलग दो सर्कल बनाए तो भी चलेगा, या फिर ऐसा ही मतलब इंटरसेक्ट हुआ हुआ सर्कल बनाना है? जब दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं तो अलग अलग सर्कल नहीं बनाओगे। ओके सर। ठीक है, मतलब अगर दोनों में कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो भी आप इंटरसेक्टिंग सर्कल्स बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सर फिर इंटरसेक्टिंग में कुछ नहीं लिखेंगे ना? हाँ, फिर इंटरसेक्शन में कुछ नहीं लिखोगे, राइट। जैसे मान लो ए हो गया या बी हो गया, यहाँ पे मैंने 1 2 लिख दिया, यहाँ पे मैंने ए और बी लिख दिया। देखो, सेट ए was 1, 2 एंड सेट बी was a, b। तो दोनों में कोई भी, दोनों अलग अलग सेट्स थे, 1 2 एंड a, b। दोनों में मैंने कोई भी इंटरसेक्शन नहीं था, फिर भी मैंने ऐसा सर्कल बना दिया। लेट्स से कोई इंटरसेक्शन होता तो उसको बीच में लिख देता मैं। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इस सिचुएशन में हो जाएगा 1 2 a एंड b, एंड ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, नल। नल सेट हो जाएगा। तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, 5 से भी और एम्प्टी ब्रैकेट से भी। ठीक है, तो आई होप इंटरसेक्शन और यूनियन कवर हो गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा। यस सर। ऑल द पेन स्टूडेंट्स। यस सर। ओके, ये सब तो आप लोगों ने वैसे 10th में पढ़ा होगा, बट स्टिल ओके। नेक्स्ट इज कि मान लो मेरे पास ऐसा कुछ वेन डायग्राम में गिवन है, इफ आई हैव बीन गिवन समथिंग इन वेन डायग्राम, ठीक है, और फिर मैंने आपसे वैल्यूज पूछी कि आप बताओ कि वैल्यूज क्या क्या होंगी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की। तो भी मैं पूछता हूँ, लेट्स से इफ आई हैव दिस 1 2 C D 3 4 5 G, तो सेट ए की वैल्यूज क्या होंगी, 1 2 3 C D 1 2 3 C D 1 2 3 C एंड डी। D। क्योंकि ये पूरा सर्कल ए में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सेट ए का पार्ट हो गया। सेट बी का पार्ट 4 5 जी 3 4 5 C D G 3 4 5 C D एंड G। जी। अब अगर सिमिलरली मैंने बोला कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 3 C D G। देखो सारे एलिमेंट्स को एक एक बार कवर कर लो, दिस होल शेडेड रीजन, होल सर्कल ए एंड होल सर्कल बी। तो 1 2 3 C D G, एक 4 भी आएगा। ओके, नेक्स्ट इज ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, ये जो कॉमन एरिया है 3 C D 3 C D। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट था। ए इंटरसेक्शन बी, आर्यन आपको समझ में आ गया, आर्यन टी पनवेल। ओके, नेक्स्ट इज डिफरेंस ऑफ अ सेट। नेक्स्ट इज डिफरेंस ऑफ अ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट समझ में आ गया, यूनियन ऑफ अ सेट समझ में आ गया, यस सर। नेक्स्ट इज डिफरेंस ऑफ अ सेट। तो देखो अब देखो डिफरेंस ऑफ अ सेट में क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास दो सेट्स हैं, सेट ए और सेट बी। मैं ऐसे बना रहा हूँ जब ऑप्शंस हैं मेरे पास। तो लेट्स से आई हैव दिस सेट एंड दिस सेट, ठीक है। और देखो डिफरेंस ऑफ अ सेट क्या कर रहा है ना, डिफरेंस ऑफ अ सेट का मतलब हो गया ए माइनस बी।
तो ध्यान से पहले सुनना और समझना। क्या करूंगा, a माइनस बी का मतलब हो गया कि a में से सेट b को माइनस कर दो। तो सेट a में से सेट b का जो पार्ट है, जो b का पार्ट आ रहा है a में, उसको माइनस कर दो। ऑब्वियसली बचे हुए पार्ट को आप माइनस कर ही नहीं सकते, जो a का है उसी में से आप माइनस करोगे। तो a में से b को आप माइनस कर दो, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैंने लिखा कि a माइनस a इंटरसेक्शन b, a माइनस a इंटरसेक्शन b, तो a डिफरेंस ऑफ सेट हो गया, हाँ a Yes. माइनस b हो गया, क्योंकि a Yes, सेट a sir. में से a इंटरसेक्शन b माइनस कर दिया, b वाला पार्ट माइनस कर दिया, तो दैट इज डिफरेंस ऑफ सेट। सिमिलरली अगर मैं b माइनस a लिख रहा हूँ तो मैं क्या हो जाएगा, सेट b में से ये इंटरसेक्शन a वाला पोर्शन माइनस कर दो, तो b माइनस a इंटरसेक्शन b, इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस कर दो। a इंटरसेक्शन b लिखो चाहे b इंटरसेक्शन a लिखो, बात एक ही है। तो b में से वो वाला पोर्शन माइनस कर दो, दैट इज डिफरेंस ऑफ सेट। तो अगर a माइनस b को मैं येलो कलर से डिनोट करता हूँ, तो दिस रीजन इज माई a माइनस b। एंड अगर b माइनस a को मैं रेड कलर से डिनोट कर रहा हूँ, तो दिस रीजन इज माई b माइनस a। नाम से ही बहुत इजीली समझ में आ रहा है कि a वाले पोर्शन में से b वाला पोर्शन हटा दो, तो ये जो b वाला कॉमन वाला पोर्शन है उसको हटा दिया a में से, तो येलो कलर आ गया a माइनस b। सिमिलरली b माइनस a इस b वाले पोर्शन में से a वाला पोर्शन हटा दो, तो आई गॉट b माइनस a, ठीक है। और नाम से क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट इज, अच्छा अगर मैंने ऐसा बोला सबसेट एवरीवन नोज, राइट? सबसेट क्या होता है? Yes. मतलब ये वाले स्टूडेंट्स नहीं, पेन वाले स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ मैं बेसिकली। देखो अगर मेरे पास सेट ए है 1 2 एंड 3 एंड इफ आई हैव सेट बी 2 3, तो बेसिकली बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट हैं, तो सिंबल ऐसा होता है बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये सी नहीं है, ऐसा यू टाइप का समझना है इसको। बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट होने चाहिए, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। जैसे मान लो मैंने ऐसा भी लिख दिया 2 3 4, तो D इज नॉट अ सबसेट ऑफ A। D इज नॉट अ सबसेट ऑफ A क्योंकि D में D के सारे एलिमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन A, whereas if I am taking set E as 3 1 and 2, तो E is a subset of A, ये true है। E is a subset of A क्योंकि डेफिनेशन क्या कह रही है कि E के सारे एलिमेंट्स शुड बी प्रेजेंट इन A, तो E के सारे एलिमेंट्स A में प्रेजेंट हैं, तो E is a subset of A। इसको बोलते हैं सबसेट। तो E इज अ सबसेट ऑफ A। तो जिसका सबसेट है जो राइट हैंड साइड पे लिखा रहता है इसको बोलते हैं सुपरसेट, ठीक है। ये पेन वाले स्टूडेंट्स के लिए बताया मैंने, तो इसको नोट कर लेना, समझ लेना। तो E इज अ सबसेट ऑफ A, B इज अ सबसेट ऑफ A, D इज नॉट अ सबसेट ऑफ A। अगर कोई सेट इक्वल हो जाता है तो भी वो सबसेट होता है। ऑल्सो फाई या नल सेट या फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई और ये बेसिकली एक ही चीज है, नल सेट और एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये भी स्टेटमेंट लिख लेना। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक दैट आई वाज टीचिंग, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो देखो डिफरेंस ऑफ सेट्स को स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, बाद में नोट कर लेना। देखो डिफरेंस ऑफ सेट में अगर मैंने बोला कि a माइनस बी जो भी है मेरा इज अ सबसेट ऑफ सेट a, तो दिस इज ट्रू और फॉल्स? यस सर ट्रू। ट्रू है ना, ट्रू है। क्योंकि सेट A का ही कुछ पोर्शन A माइनस बी है। वेन डायग्राम से देखो ये चीजें कितनी इजीली क्लियर हो रही हैं। सेट A का ही छोटा सा पोर्शन लिया है मैंने A माइनस बी, तो वो सबसेट है। सिमिलरली B माइनस A इज अ सबसेट ऑफ सेट B एंड सो ऑन। आप लिख सकते हो, समझ सकते हो इस चीजों को, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। नेक्स्ट टॉपिक इज, अभी ये सारी चीजों को कंबाइन नहीं करूंगा मैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट।
देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, लेट्स से इफ आई हैव सेट, मेरे पास कोई एक सेट है, सर मैंने बोला था रेक्टेंगल्स और सर्कल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो, वेन डायग्राम होता है। तो लेट्स से आई हैव A as 1 2 3 4 B C और यहाँ पे है D E, ये E है, 8 9, दिस इज माई यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इज अ सेट जिसके बाकी सारे सेट सबसेट होते हैं। तो देखो यूनिवर्सल सेट अगर ये बोल दिया मैंने, तो A इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। तो यूनिवर्सल सेट इज अ सेट जिसके all the other sets are subsets of universal set. Universal set is a set of which all the other sets are subsets. उसको U से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली। अब देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, सेट A अगर मैं पूछूंगा यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 B एंड C, सेट A के सारे एलिमेंट्स। नाउ A कॉम्प्लीमेंट विल बी सेट A के बाहर वाला पोर्शन। A कॉम्प्लीमेंट विल बी A को छोड़ करके बाकी सब। सेट A विल बी A को छोड़ करके बाकी पूरा रीजन, ठीक है। दिस येलो रीजन इज A कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को ऐसे डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब होता है A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, 8 9 E एंड D, 8 9 E एंड D। A कॉम्प्लीमेंट इज A वाले सर्कल को छोड़ करके बाकी सब कुछ, A वाले सर्कल को छोड़ करके बाकी सब कुछ। दिस इज द थ्योरी पार्ट। ओके, अब इसका एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं। इसके एप्लीकेशन पार्ट पे अगर आओगे तो देखो, आई हैव लेट्स से सेट A, I have let's say set B, so this is A and this is B. Now this was 1 2 3 C D E F G 4 5, ठीक है। तो अगर मैं अभी A कॉम्प्लीमेंट बोलूंगा, A कॉम्प्लीमेंट आप क्या लिखोगे, एनी गेस? FG 4 5 FG 4 5 FG 4 5 लिखेंगे, मतलब A वाले सर्कल को छोड़ करके बाकी सब कुछ। तो द एलिमेंट्स विल बी FG 4 and 5। तो बेसिकली ध्यान से देखो, ये जो येलो से मैं शेड कर रहा हूं, दिस रीजन इज माय A कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो A कॉम्प्लीमेंट को इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं B माइनस A भी लिख सकता हूँ क्या, फॉर दिस पर्टिकुलर केस? यस या नो? Yes. Yes, sir. ठीक है। अगर मैंने मान लो इन जनरली बोला कि A माइनस बी की, ये तो चलो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में A कॉम्प्लीमेंट वाज B माइनस A, वैसे वो हमेशा ही रहेगा, ठीक है। अगर दो सर्कल्स हैं तो, दो सेट्स हैं तो A कॉम्प्लीमेंट विल ऑलवेज बी B माइनस A, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हो चाहो तो, वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें बहुत अंडरस्टैंडेबल होती हैं। वेन डायग्राम एक बार स्लाइड में बनाओगे ना, अपने आप क्लियर हो जाएगा। और अगर मैंने लिखा कि A माइनस बी इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, तो ट्रू है या फॉल्स है? ध्यान से सोचो, A माइनस बी इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, तो वेदर दिस इज ट्रू और फॉल्स? False. ओके, ट्रू सर True. True है. ट्रू है, ठीक है। True, sir. राइट हैंड देखो, A माइनस बी क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो इस वाले से, तो A माइनस बी लेफ्ट हैंड साइड विल बी 1 2 3 एंड C। राइट हैंड साइड वाले से देखते हैं, तो सबसे पहले B कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो B कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड C। B कॉम्प्लीमेंट विल बी B वाले सर्कल को छोड़ करके बाकी सब, तो दैट विल बी 1 2 3 एंड C। एंड अगर उसका A के साथ इंटरसेक्शन लोगे, A क्या है, 1 2 3 C D E, तो अगर 1 2 3 C D E का इंटरसेक्शन लोगे 1 2 3 C के साथ, तो 1 2 3 एंड C ही आएगा ना राइट हैंड साइड पे।
जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। दो ऐसे सेट्स का इंटरसेक्शन ले रहे हो जिसमें 1 2 3 सी डी ई है और एक में 1 2 3 सी है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो 1 2 3 सी आएगा। तो दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो आप ये भी याद कर सकते हो कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अगेन मैं बोल रहा हूँ ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब बहुत अंडरस्टैंडेबल चीजें हैं। एक वेन डायग्राम बनाओगे अपने आप क्लियर हो जाएगा तुरंत का तुरंत। ठीक है, मतलब तुरंत जैसे गिवन है ना कि मान लो दिस इज ट्रू और फॉल्स, तो आप वहीं का वहीं सोच सकते हो। मेरे कहने का ये मतलब है, यू डू नॉट हैव टू लर्न ऑल दोस थिंग्स। ओके, अगर मैंने लिखा कि A यूनियन B, A यूनियन B इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, सोचना इसको एक बार, A माइनस बी यूनियन A इंटरसेक्शन B यूनियन B माइनस A, तो ट्रू है या फॉल्स है? True है, यूनियन sir. ट्रू ट्रू है। ठीक है, ट्रू है ना। देखो इस चीज क्लियर हो रही है वेन डायग्राम से तुरंत। वेन डायग्राम से कैसे क्लियर हो रही है? ए यूनियन भी आपको पता है ये पूरा सर्किल आ जाएगा, पूरा सर्किल है और पूरा सर्किल भी आ जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, ध्यान से, ये जो रेड वाला पोर्शन है दिस इज माई ए माइनस बी, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है दिस इज माई ए इंटरसेक्शन बी, एंड ये जो ब्लू वाला पोर्शन है दिस इज माई बी माइनस ए। तो इन्हीं तीनों का तो अगर यूनियन ले रहा हूँ, इन्हीं तीनों का यूनियन ले रहा हूँ, मतलब ये वाला पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन अगर कर रहा हूँ तो ये यूनियन भी मिल रहा है, तो दिस इज ट्रू। आर्यन आपको समझ में आ रहा है ना बेटा? तुम बोली नहीं दूसरा वाला। यस सर। तो दिस इज ट्रू। तो ये हो गया, मतलब ये कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है कि यूज हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ कि ए इंटरसेक्शन ए, ए ट्रू है या फॉल्स है? ए Yes, False है, इंटरसेक्शन, sir. False है, sir. false, क्यों फॉल्स है बेटा? सही है। नहीं सर, हाँ true है sir. true, ए sir. का ए के साथ ही True है, इंटरसेक्शन ले sir. रहे हो तो ट्रू आएगा ना। ट्रू होगा। ए इंटरसेक्शन फाइव इज फाइव, ट्रू और फॉल्स? Yes, True sir. है, True. True, ट्रू है। true. ए का ट्रू। किसी नल सेट के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो नल सेट ही आएगा। ए यूनियन फाइव इज ए, Yes, sir. सही ठीक है। है। True. ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ये कैपिटल यू यूनिवर्सल सेट इज कैपिटल यू यूनिवर्सल सेट। Yes, सही sir. है। True. No. नहीं सर, बी भी आएगा ना। बी भी आएगा। नहीं सर, मतलब ए और बी दो सेट्स हो गए ना, तो उसमें बी भी अगर आएगा। ए और यू का यूनियन लोगे तो पूरा यू आएगा ना। अच्छा, यस सर। ठीक है, अगर ए इंटरसेक्शन यू लेते हैं यूनियन सेट यूनिवर्सल सेट सॉरी, तो क्या आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट नहीं, ए आएगा। ए और उसमें यू में क्या कॉमन है? ए कॉमन है ना, ध्यान से देखो। ओके, इंटरसेक्शन है। ओके, इंटरसेक्शन है, ठीक है। और यू कॉम्प्लीमेंट इज नल सेट, ट्रू और फॉल्स? True, True है sir. sir. ट्रू है, क्योंकि True. यू इज ऑलरेडी द बिगेस्ट सेट। उसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा ना। यू इज द यूनिवर्सल सेट, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लोगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट से बाहर, तो यूनिवर्सल सेट से बाहर तो कुछ है ही नहीं, नल, तो नल सेट आएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाती हैं पढ़ते पढ़ते, बट क्वेश्चन ना पूछो तो तब तक समझ में नहीं आता। तो अभी आई गेस ये भी क्लियर होगा आप लोगों को। Yes sir. ठीक है, अब मान लो अगर तीन चीजों का इंटरसेक्ट, अच्छा एक और चीज बिफोर मूविंग ऑन टू 3 सर्कल्स, एक और चीज, जैसे मान लो दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कुछ ना, तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी। जैसे फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर केस में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी कितना था? तो कितने एलिमेंट्स थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
10 एलिमेंट्स थे ए यूनियन बी के। अगर आप ए यूनियन बी लिखोगे तो देखो 1 2 3 सी डी ई एफ जी 4 5 ऐसे 10 एलिमेंट्स आएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी कितने हो गए? 10 हो गए। तो number of element of A union B is equals to number of element of A plus number of element of B minus number of element of A intersection B। ठीक है, ये है तो चीज ट्रू, ये फॉर्मूला है, बट बताओ कैसे हो रहा है, कोई एक्सप्लेन करेगा क्या मुझे? सर दोनों के नंबर ऑफ ये वेन और डायग्राम उसमें से एक बार एक्स्ट्रा आएंगे ना जो कॉमन एलिमेंट्स है राइट वो माइनस कर दिए। राइट करेक्ट। देखो क्या होता है ना कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए काउंट कर रहे होते हो आप, तो देखो ये येलो रीजन काउंट कर रहे हो आप पूरा, ठीक है, जो पूरे सर्कल ए में एलिमेंट्स हो गए। सिमिलरली जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी काउंट कर रहे होते हो तो आप ये पिंक वाला पूरा काउंट कर रहे होते हो। अब ध्यान से देखो, ये जो बीच वाले एलिमेंट्स है ना, ये जो बीच वाले एलिमेंट्स हैं, ये 2 बार काउंट हो गए, ये 2 बार काउंट हो गए। इसलिए मैंने एक बार ए इंटरसेक्शन बी, इसको ए इंटरसेक्शन बी बोलते हो ना, तो इसलिए मैंने एक बार ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया, तो आई गेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी। तो आई होप फॉर्मूला सबको समझ में आ गया होगा। Yes, sir. आ जाना आपको बेटा, यस सर। कंफर्म ना? यस हमारे ये में उतनी श्योरिटी नहीं दिख रही है। नहीं सर, समझा। ठीक है, नेक्स्ट इज, मान लो 3 सर्कल्स हैं मेरे पास, ठीक है, तो 3 सर्कल्स हैं, तो लेते हैं 3 सेट्स हैं मान लो। अब जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये वाला जो, ये जो ब्राउन वाला रिंग है जो यहाँ पे आ रहा है, और ये जो ब्लू वाला रिंग है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, दिस होल इंटरसेक्शन एरिया इज ए इंटरसेक्शन बी। दिस होल इज ए इंटरसेक्शन बी, ये मैंने बता रखा है अभी पिछले। दिस रेड वाला रिंग पूरा, और ये जो ब्लू वाला रिंग है यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस होल एरिया इज बी इंटरसेक्शन सी। एंड अगेन दिस रेड वाला एंड दिस ब्राउन वाला रिंग इज ए इंटरसेक्शन सी। बट जब मैं ये येलो वाले पोर्शन की बात करता हूँ, जब मैं ये येलो वाले पोर्शन की बात करता हूँ, तो देखो ये तीनों का पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी का भी पार्ट है, बी इंटरसेक्शन सी का भी पार्ट है, और ए इंटरसेक्शन सी का भी पार्ट है। तो दिस येलो वाला पोर्शन है तीनों सर्कल में कॉमन है। देखो ये रेड वाले में भी, ब्लू वाले में भी एंड ब्राउन वाले में भी। तो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तीनों का इंटरसेक्शन है। दिस इज द इंटरसेक्शन फॉर ऑल 3, ठीक है। वेराज अगर मैं बात करूं ये पूरे रीजन की, जिसको मैंने इस कलर से शेड कर रहा हूँ, ठीक है, तो दिस इज, मतलब ये जो शेडेड वाला पोर्शन है, दिस होल इज ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब सारे तीनों सर्कल्स में सारे एलिमेंट्स को एक बार लिख दोगे अगर, तो ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाएगा, ठीक है। जो येलो वाला पोर्शन है अगर इसको लिखोगे तो यू विल बी गेटिंग ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दिस whole region including this yellow wala region is A intersection B, this whole is B intersection C, and this whole is A intersection C। समझने के लिए तो ये सब सारी चीजें हो गई। अब देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है, यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का जो फॉर्मूला आता है वो आता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी, ये पूरा सर्कल प्लस ये पूरा सर्कल प्लस ये पूरा सर्कल, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये पूरा फॉर्मूला होता है। तो ये पूरा फॉर्मूला लिख लो। अभी इसको मैं फिगर के थ्रू समझा भी रहा हूँ कैसे आता है। राइट डाउन दिस फॉर्मूला। याद रहिए माइनस कॉमन है, दिस माइनस इज कॉमन इन तीनों के लिए।
ओके, नोट कर लिया होगा सबने। तो देखो ये फॉर्मूला कैसे आया कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना था। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए लिया मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट बी लिया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट बी लेने पे आपको पता है कि ये वाला रीजन 2 बार काउंट हो गया। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी लिया आपने, तो ये वाला पूरा रीजन और ये वाला पूरा रीजन 2 बार काउंट हो गया। तो एक एक बार माइनस कर दिया। अब एक एक बार माइनस करने पे क्या हुआ, ये पूरा रीजन एक बार माइनस किया, ये पूरा रीजन एक बार माइनस किया और ये पूरा रीजन एक बार माइनस किया। ठीक है, तो बाकी सारा बचा हुआ तो हो गया। लेकिन ये जो कॉमन वाला रीजन था ये भी तो माइनस हो गया ना सब में से। तो हर टाइम जब ये वाला माइनस कर रहे हो, जब ये वाला माइनस कर रहे हो, जब ये वाला माइनस कर रहे हो, तो ये वाला कॉमन वाला रीजन भी सब में माइनस हो गया ना। और इस वाले कॉमन ऑफ वाले रीजन को तो हमने काउंट ही नहीं किया। बेसिकली आपको नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मिल गया। तो ये वाला पोर्शन आपको एक बार ऐड करना था, उसको मैंने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन से एक बार ऐड किया। अगर ये नहीं भी समझ में आ रहा है तो दैट इज ओके, ये फॉर्मूला याद कर लो बस। इसको आप खुद से सोचने की कोशिश करना बेस्ड ऑन द थ्योरी दैट यू हैव लर्न। ओके, अगर मैंने ऐसा लिख दिया, ये कुछ प्रॉपर्टीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चाहो तो उसको प्रॉपर्टीज की तरह याद कर लो, चाहो तो बस समझ लो। समझ लोगे तो ज़्यादा बेटर है। अगर मैंने ऐसा लिख दिया कि a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, तो ये क्या होगा? Will this be a union b minus a intersection b? यस a union b union c के बाद ये फॉर्मूला बताया बस, बाकी कुछ नहीं बताया। I have asked to remember this formula. आयुष, ओके सर। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी नोट्स में शेयर करूंगा बाद में, और कहाँ से भी नोट कर सकते हो। ले लिया हाँ, सर। तो ये मैं बोल रहा था कि a माइनस बी लास्ट यूनियन b क्लास माइनस, में जैसे भेजे थे वैसे सेंड कर। सॉरी बेटा, लास्ट क्लास में सर आपने नोट्स जैसे सेंड किए थे वैसे सेंड करो ना। हाँ, आई विल बी शेयरिंग द नोट्स, नॉट टू वरी। किसी एक स्टूडेंट का ले। नहीं, किसी एक स्टूडेंट का नहीं, इस बार मैं खुद का शेयर करूंगा। तो a minus b union b minus a is a union b minus a intersection b. So this is true, right? Yes. Okay. अगर मैंने ऐसा लिख दिया कि देखो एक दो प्रॉपर्टीज भी होती हैं, तो वन ऑफ द प्रॉपर्टी इज कि अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा है a यूनियन b यूनियन c, तो फिर मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ a यूनियन b यूनियन सी, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है ना कि चाहे ए के साथ यूनियन लो, बी यूनियन सी को एक साथ ले लो, चाहे किसी भी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करो, बेसिकली द रिजल्ट विल बी सेम। तो इसको इस तरह की प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चाहे पहले बी को सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लो, चाहे बी को ए के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लो, और ए को सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लो पहले, फिर बाद में दूसरे के साथ करो, द रिजल्ट विल ऑलवेज बी सेम। सिमिलरली ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्यों होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज आप किसी भी वे से कम्यूट करो, चाहे ए से बी जाओ, चाहे बी से ए जाओ, द रिजल्ट विल बी सेम। द रिजल्ट विल बी सेम। सेम चीज इंटरसेक्शन में भी लगती है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। दोनों का सर्कल का रीजन सोचो, वेन डायग्राम के थ्रू सेम ही आता है। ओके, और अगर मेरे पास कुछ ऐसा हो जाए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो दिस इज सेम एज ए इंटरसेक्शन बी
यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको भी वेन डायग्राम से सोच सकते हो। दिखाऊं वेन डायग्राम से? देखो बी यूनियन सी में क्या आ रहा है, ये पूरा रेड वाला सर्कल और ये पूरा ब्लू वाला सर्कल। अब अगर मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो अगर ए इंटरसेक्शन ए का इंटरसेक्शन ले रहा हूँ बी यूनियन सी के साथ, देखो ये वाला रीजन और ये वाला रीजन आएगा। बी यूनियन सी निकाला, बी यूनियन सी निकाला, उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लो, तो ए और बी यूनियन सी में कॉमन पॉइंट क्या है, ये वाला और ये वाला रीजन। ठीक, तो उस वाले रीजन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, जो यहाँ लिखा हुआ है, देख रहे हो ना आप लोग? तो बस वही चीज़ है, इसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। चाहे ऐसे कर लो चाहे डिस्ट्रीब्यूट करके कर लो, द रिजल्ट विल बी सेम। दिस इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट इज, ये क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ही है अभी कि इफ आई हैव लेट्स से ऐसा कुछ लिखा है, ये आप लोग वैल्यू बताओ इसकी क्या आएगी। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए intersection B will be equal to what? Number of what? Number of A intersection B complement plus number of element of A intersection B will be equal to number of A union B. A union B नहीं आएगा, सही है शर्वत? ए आएगा। ए आएगा, वेरी गुड बेटा, ए आएगा। कैसे आएगा? पेन डायग्राम से सोचो इसको। इससे मेरे पास एक ए है और एक बी है। अगर मेरे पास ऐसा कुछ है कि वन इज ए एंड वन इज बी, तो देखो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट विल बी बी को छोड़ करके सब कुछ, तो दिस थिंग, इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो बेसिकली यही आ जाएगा। इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट सोचा मैं। हाँ, तो ये आ गया मेरे पास इस पूरा एलिमेंट। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के साथ अगर इसका यूनियन करोगे, प्लस का मतलब होता है यूनियन, इन दोनों को जोड़ दो तो पूरा ए ही मिल रहा है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए आ जाएगा। वेन डायग्राम से ये चीज़ क्लियर हो जाती है। तो इस तरह से मल्टीपल प्रॉपर्टीज मल्टीपल क्वेश्चंस में बना सकता हूँ। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ मतलब इतनी सारी चीजें ऑब्वियसली आप रिमेंबर नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट रिमेंबर दिस थिंग, बट यू इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग्स तो आपके लिए करना बहुत ईजी हो जाएगा, एंड यू विल बी easily able to do all those things, all these things. So try to get the gist of this. मैं ऐसे 100 properties लिखवा सकता हूँ, but they are not basically properties, they are basically if you are able to understand these things तो आप खुद से आंसर कर सकते हो इन सब चीज़ों का। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी और इस तरह के क्वेश्चंस आप कर पाओगे। तो यस, तो मैं सीधे क्वेश्चंस पे मूव करता हूँ। ठीक है, कि इन सब टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे कैसे। तो जैसे मान लो आई हैव दिस क्वेश्चन दिया हुआ था, डेटा सारा नोट कर लो पहले। कोई बोर्ड एग्जामिनेशन था, बोर्ड एग्जामिनेशन, तो इन अ बोर्ड एग्जामिनेशन 40 students failed in physics, 40 students failed in chemistry, and 35 students failed in maths. 35 students failed in maths. Okay. 40 students failed in physics, 40 in chemistry, 35 in maths. Then आपको दिया हुआ है कि 20 students failed in maths and physics, maths plus physics. फिर आपको गिवन है 17 students failed in physics plus chemistry and 15 in maths plus chemistry and 15 students in maths plus chemistry.
and 5 students failed in all 3 subjects. 5 students failed in all 3 subjects. Okay. If total 350 students, total students 350 है, 350 students appeared in examination, so how many did not fail in any subject? How many did not fail in any subject? Passed in all subject. How many students passed in all subject? ये बताना है. 40 students failed in physics, 14 chemistry, 35 in maths, 20 students in maths plus physics, 17 in physics plus chemistry, 15 in math plus chemistry, 5 students in all 3. Then you have to tell total 350 students थे, तो कितने सारे subjects में pass है? How many students are passed in all the subjects? ओके देखो मैं बता रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन. जब भी मुझे इनर मोस्ट इंटरसेक्शन पॉइंट्स और सारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स दिए रहते हैं ना, तो इट इज इजियर टू सॉल्व द क्वेश्चन थ्रू वेन डायग्राम rather than solving through formula. अब वेन डायग्राम में वैल्यूज प्लॉट कैसे करनी है वो देखो. Let's say this is my physics bracket, this is my chemistry and this is my maths. ठीक है. अब इनर मोस्ट पॉइंट से हम वेन डायग्राम में वैल्यूज प्लॉट करना शुरू करेंगे. तो 5 स्टूडेंट्स फेल्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स. 5 स्टूडेंट्स फेल्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स. आजन तंबोली थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ बेटा. सोम सही है. तो देखो यहाँ पे 5 आ गया. ठीक है, जो तीनों सब्जेक्ट्स में फेल्ड थे. सही है जी. नाउ नेक्स्ट इज फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री में. तो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री में टोटल 17 स्टूडेंट्स फेल थे. 5 ऑलरेडी हैं. कितने बचे? 12 स्टूडेंट्स ऐसे आ गए जो इन दोनों में फेल थे. सही है शुरुआत. नाउ मैथ्स प्लस केमिस्ट्री में टोटल 15 स्टूडेंट्स फेल थे. तो मैथ्स प्लस केमिस्ट्री में टोटल 15 स्टूडेंट्स फेल थे, लेकिन 5 तो यहाँ मैंने ऑलरेडी लिख दिया, तो बचा कितने? 10. फिर सिमिलरली मैथ्स प्लस फिजिक्स में 20 स्टूडेंट्स फेल थे. 20 में से 5 मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख दिया, 15 बचे. अब देखो फिजिक्स में कितने स्टूडेंट्स फेल थे? फिजिक्स में 40 स्टूडेंट्स फेल थे. और अब देखो यहाँ पे ध्यान से, तो 32 स्टूडेंट्स तो आपने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिए हैं फिजिक्स वाले के लिए. तो कितने स्टूडेंट्स सिर्फ फिजिक्स में फेल थे? 8, क्योंकि इस पूरे में 40 आने चाहिए. तो 15 + 5 is 20, 20 + 12 is 32 और टोटल 40 थे फेल. तो बचे 8 स्टूडेंट्स को यहाँ लिख दोगे आप. सिमिलरली केमिस्ट्री में टोटल कितने थे? 40. तो 10 + 5 is 15, 27. तो यहाँ 13 स्टूडेंट्स आ जाएंगे. और देखो केमिस्ट्री में कितने फेल हैं? 40 हैं. एंड सिमिलरली मैथ्स में टोटल 35 थे. तो 15 + 10 25, 5 आ जाएंगे. ठीक है. अब आपसे क्या पूछा है? पास्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स. तो ये फेल वाला ब्रैकेट मैंने बनाया है. अगर इन सबको ऐड कर दोगे, इफ यू ऐड ऑल दीज थिंग्स. सही है मोहित? इफ यू विल ऐड दीज थिंग्स तो कितना आ जाएगा? 8 + 12 20, 20 40 50 60 68. तो 68 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फेल हुए हैं. ठीक है. तो पास कितने हुए होंगे? 350 - 68 आ जाएगा 282. 282 स्टूडेंट्स होंगे जो सारे सब्जेक्ट्स में पास हुए रहे होंगे. ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? कैसे वेन डायग्राम प्लॉट करना है ये इंपॉर्टेंट था. ठीक है. बाकी ये फेल वाले का आप ने यूनियन ले लिया, फेल वाले का यूनियन लिया, उसको पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से माइनस कर दिया, तो पास स्टूडेंट्स मिल गया आपको. अच्छा मान लो मैंने पूछा होता द स्टूडेंट्स हु फेल्ड ओनली इन मैथमेटिक्स, तो कितना आता? 5 आता. ओनली इन मैथमेटिक्स, सिर्फ मैथमेटिक्स में फेल होने वाले 5 हैं. ये वाले जो हैं वो मैथ्स प्लस केमिस्ट्री में फेल हैं. ये वाले जो हैं मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स सब में फेल है. ठीक है. तो ये वाला जो आता है वो ओनली इन मैथमेटिक्स आता. ओनली इन केमिस्ट्री 13 आता. ओनली इन फिजिक्स 8 आता. मान लो मैंने पूछा होता द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स. The number of students who failed in at least 2 subjects. तो कितना था?
42. 42. 42 हुआ था। सबको क्लियर है ये क्यों आता? एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स, मतलब 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल है। तो ये 2 वाले हैं, ये 2 वाले हैं, ये 2 वाले हैं और ये 3 वाले हैं, सबको ऐड कर दो। तो 15 + 5 20 + 10 30 + 12 42। अगर मैंने बोल दिया होता एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स तो कितना आता? 37. 37. 37 आ जाता, क्योंकि एग्जैक्टली 2 का मतलब हो गया कि बस 2 सब्जेक्ट में फेल होना चाहिए। तो 12 + 15 + 10, ठीक है, इस तरह से हो जाता। मान लो मैंने पूछ लिया होता the number of the students who failed in physics and chemistry but not in maths. $33. 33. 33. ठीक है, सबको समझ में आया? 33 क्यों आया? क्योंकि इन तीनों को ऐड किया है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन मैथ्स। तो मैथ्स वाला पूरा मतलब ये p + c - m करना है। देखो उसको इस टर्म्स में समझाऊं तो p + c, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ p यूनियन c, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ p यूनियन c -m। ठीक है, तो स्टेटमेंट वाइज ऐसा हो जाता है। और जब इक्वेशंस लिखोगे तो कैसा हो जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ p यूनियन c माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ m, नहीं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ m नहीं, -m। पॉइंट समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. तो इस तरह से क्वेश्चंस कुछ भी पूछ सकते हैं, करने का प्रोसेस सेम रहेगा। एक बार वेन डायग्राम बन गया तो चीजें बहुत ईजी हो जाती हैं। अब याद रहे वेन डायग्राम तभी बना सकते हो जब इंटरसेक्शन पॉइंट दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो आप नहीं बना सकते हो। ठीक है, मुझे तो ऐसे और एग्जांपल्स करवाने हैं। टाइम हो गया। नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों का कितने बजे से है? नहीं है सर, एक ले लो नहीं क्वेश्चन है देना सर। है तो। तो 10-15 मिनट्स एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं। इज एवरीवन ओके ना? 10-15 मिनट्स में एक्सटेंड कर रहा हूँ। ओके। अब देखो एक क्वेश्चन करो। मैम आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, आई विल एंड द सेशन, नो प्रॉब्लम। Okay, question is कि a company produces 3 kinds of products A, B and C. एक कंपनी है वो सर 3 आप kinds टेक्स्ट बुक में पेज नंबर बता सकते हैं? टेक्स्ट बुक में पेज नंबर, ये टेक्स्ट बुक 2 है। पेज नंबर पेज नंबर यार 96 है। ओके। A company produces 3 kinds of products A, B and C. एक कंपनी तीन तरह के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही थी A, B and C. The company studied the performance of 1600 consumers for this 1600 consumers के परफॉर्मेंस को, मतलब 1600 कंज्यूमर्स का रिव्यू उन्होंने स्टडी किया, ठीक है, फॉर दिस 3 प्रोडक्ट्स। और डेटा मेरे पास कुछ ऐसा आया कि 1250 कंज्यूमर्स को बस नंबर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 1250 कंज्यूमर्स लाइक्ड प्रोडक्ट ए को लाइक किया इन्होंने। प्रोडक्ट बी को 930 नहीं, हाँ 930 लोगों ने लाइक किया। एंड प्रोडक्ट सी को was liked by 1000 consumers. Product A and B were liked by 650 consumers. Product B and C were liked by 610 consumers. And product A and C were liked by 700 consumers. और आपको एक डेटा गिवन है कि none of the products were liked by 30 consumers। 30 consumers ऐसे थे जिनको कोई भी प्रोडक्ट पसंद नहीं आया।
neither A, neither B, nor C. ठीक है, तो आपसे पूछा है find the number of consumers who like all three products. All three product like करने वाले कितने consumers? पहले तो ये निकालो, कैसे निकालेंगे? ये डेटा गिवन है कि प्रोडक्ट ए को 1250 लोगों ने लाइक किया, प्रोडक्ट बी को 930, प्रोडक्ट सी को 1000, ए एंड बी को 650, बी एंड सी को 610, ए एंड सी को 700. 30 ऐसे कंज्यूमर्स थे जिन्होंने कोई भी प्रोडक्ट लाइक नहीं किया. नाउ यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हु लाइक्ड ऑल द प्रोडक्ट. सोम थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक है बेटा. $1600 टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स थे जिनके ऊपर केस स्टडी हुई थी आयुष. Out of these 1600, 1250 like product A, 930 like product B, and so on. हाँ, आर्यन सही है. जी गलत है बेटा. सोम आपका कैलकुलेशन मिस्टेक है, बाकी आपने किया सही है. करेक्ट जिया. देखो जो वेन डायग्राम से करने जा रहा हूँ, मैं पहले बता दूं, वेन डायग्राम बताते वक्त मैंने बताया है अभी लास्ट क्वेश्चन में कि जब तक इनर मोस्ट पॉइंट नहीं दिया रहेगा, जब तक तीनों का इंटरसेक्शन और डबल डबल इंटरसेक्शन नहीं दिया रहेगा, तब तक आप वेन डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन को करने जाओगे तो फंस जाओगे, नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो सही है अनन्या. तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा. फॉर्मूले का यूज करो जो 3 वाला फॉर्मूला बताया था. देखो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए भी गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी भी गिवन है, नंबर ऑफ सी भी गिवन है, ए यूनियन बी भी गिवन है, बी यूनियन सी भी गिवन है, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए भी गिवन है. बस आपको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है और टोटल नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी भी गिवन है. करेक्ट शर्वर. हाँ सोम अभी सही है. बताऊं मैं या वेट करूं? सही है हर्षिका. ओके देखो इधर बेटा एवरीवन, मेरे पास ऐसा था कि 1600 कस्टमर्स पे मैंने टेस्ट किया था. ठीक है, 1600 कस्टमर्स पे टेस्टेड माय प्रोडक्ट. ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स. तो 1600 कस्टमर्स में से 30 कंज्यूमर्स को तो ऐसा पसंद ही नहीं आया. तो जिनको पसंद आया वो कितने हो गए? सही है श्रेया, जिनको पसंद आया वो कितने हो गए? 1600 माइनस 13, 1570. the number of consumers who liked A, B and C
A union B union C were 1570 और फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B, दीपक गलत है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन C प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। आपको ये वाली डेटा निकालना है, बाकी सारा डेटा आपको गिवन है, फॉर्मूले में रखो, यहाँ 1570 रख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा 1250, यहाँ 930, विल बी हैविंग 1000 और यहाँ पे माइनस साइन के साथ सबको रखो 650, 610, 700, तो 1260, 1960, मतलब इन पूरे का सम आ जाएगा माइनस 1960। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालो, this will be 350. After calculation, you will be getting this as 350. अब अगर ये मेरे पास मिल गया तो आप वेन डायग्राम बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? कैलकुलेशन सब लोग कर लोगे ना? इसकी वैल्यू 1570 रखो, इसका 1250, एड सब्सट्रैक्शन है, एडिशन सब्सट्रैक्शन है, आप लोग कर लोगे आई बिलीव। सबको फॉर्मूला समझ में आया? इज देयर एनीवन किसी को समझ में नहीं आया कि व्हाई शुड आई अप्लाई दिस फॉर्मूला? आर्यन आपको क्लियर है बेटा? यस सर। ओके ठीक है, तो फिर सबको क्लियर है गेस। तो अगर ऐसा हो गया कि फाइंड द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हु लाइक ऑल थ्री प्रोडक्ट्स, सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो नाउ इफ आई हैव दिस डेटा, तो विल आई बी एबल टू ड्रॉ वेन डायग्राम नाउ? यस सर। अब मेरे लिए सारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स मुझे पता है, लाइक ए यूनियन बी भी पता है, ए इंटरसेक्शन बी भी पता है, बी इंटरसेक्शन सी भी और सी इंटरसेक्शन ए भी, एंड सिमिलरली आई नो कि तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा। तीनों का इंटरसेक्शन इज 350 एंड सो ऑन। आप डेटा सारे चीजें बना सकते हो, ठीक है। लाइक दिस वाज 650, तो दिस वाज 650, तो ये 300 हो जाएगा। This was A intersection C was B intersection C was 610, so 610 minus करो तो ये 260 हो जाएगा, and this was 700, so this will be 350, add करो टोटल A में कितने थे, and so on। आप सारे चीज बना सकते हो, and once you are able to draw all these things, तो देखो आपसे कुछ भी पूछे क्वेश्चन में, फिर आप सारी चीजों का आंसर कर सकते हो। एक बार आपसे वेन डायग्राम बन गया तो आप किसी भी चीज का आंसर कर सकते हो। लाइक मैं बना देता हूँ 350, 700, 1100, 7 प्लस 3000, तो यहाँ 250 आ जाएगा। यहाँ पे C में 1000 था, तो C में 1000 था, तो 350, 700, 700 प्लस 260, 960, तो यहाँ 40 आ जाएगा। एंड यहाँ 930 था, 930 था, 350, 850, 650, 650, 750, 850, 850 प्लस 60 यहाँ 20 आ जाएगा, ठीक है। तो देख लो आप लोग अपने अकॉर्डिंग, मैंने सही किया होगा वैसे, बट एक आध कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो देख लेना। अब देखो क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मुझसे कि only two of these products, the number of consumers who liked only two of these products, तो only two of these products मतलब exactly two लाइक करने वाले कितने लोग, तो कितने आ जाएंगे? वेन डायग्राम से आप क्लियरली बता सकते हो। 300 प्लस 350 प्लस 260, 910 हो जाएगा। हाँ यस सर। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट था कि वंस यू फाइंड द इंटरसेक्शन, फिर आपसे कुछ भी पूछ ले, लाइक आपसे पूछ लिया कि नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हु लाइक ए एंड बी बट नॉट सी, तो 250 प्लस 300 प्लस 20 कर दोगे, आंसर आ जाएगा। आपसे पूछ लिया कि नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हु लाइक्ड ओनली प्रोडक्ट बी, तो आप 20 लिख दोगे। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हु लाइक्ड ओनली प्रोडक्ट ए, तो आप 250 लिख दोगे। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हु लाइक्ड नाइदर ए नॉर बी, तो नाइदर ए नॉर बी का कितना आ जाएगा टोटल? 40। सब 40 बोल रहे हो? 70 है। 70 है ना आंसर? क्यों 70 है, सब समझ रहे हो? बाहर 30 है। बाहर 30 है, हाँ यस सर। ठीक है। तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स मतलब ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट आपसे पूछ रहा है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है आपसे, ठीक है। बाहर 30 भी है,
ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 40 + 30। पॉइंट समझ रहे हो कि कॉम्प्लीमेंट नहीं पूछ करके भी कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है स्टेटमेंट वाइज कि द नंबर ऑफ पर्सन्स या कंज्यूमर्स हु डिडंट लाइक ए एंड बी, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है आपको। तो वर्ड से कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस ऑफ सेट्स को आप रिलेट कर सकते हो, ये चीजें समझ में आ रही होंगी आई गेस अभी। यस सर। ठीक है, तो एक मैक्सिमा मिनिमा बचा है, उसको मैं रिलेशंस पढ़ाते वक्त पढ़ा दूंगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। तो प्लीज ट्राई एंड सॉल्व एक्सरसाइज 5.1 और आज के आज ही भेज देना। ऐसे कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, सिंपल सिंपल से ही क्वेश्चंस है सब। ऐसे ही एक क्वेश्चन करोगे ना तो उसमें सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ऐसा सा है। मतलब 3-4 क्वेश्चंस ऐसे वेन डायग्राम पे बेस्ड होंगे। और इसमें आप क्या करना ना, लास्ट के 2 क्वेश्चंस 14 एंड 15 छोड़ देना अभी, नहीं 14th छोड़ देना बस, बाकी सब कर लोगे आप। So you leave out question number 14 and solve exercise 5.1 and send it by tomorrow evening. 5.1 exercise. 5.1 is from part 2. आपके बुक पे PDF का part 2. इसको सॉल्व करके share it by tomorrow evening. Total 14 questions हैं. Total 15 questions हैं. Out of this 15 questions, you have to leave out question number 14. Question 14 छोड़ करके question 14 नहीं करना है, बाकी सारी चीजें करनी है। याद रहेगा? वैसे तो मैं स्लाइड शेयर करूंगा, इसमें लिखा रहेगा। एवरीवन हैज अ बुक राइट? नहीं है तो फिर आप डाउनलोड कर सकते हो, PDF मिल जाएंगे ऑनलाइन। आप लिखना महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 11th बुक्स, तो उसमें सारी बुक्स आ जाएंगी। इंग्लिश मीडियम पे जाना, आर्ट्स एंड साइंस बुक 2, मैथ्स बुक 2 सेलेक्ट कर लेना, डाउनलोड कर लेना। 6 या 7 MB का PDF होगा। चलो ठीक है, आई विल बी शेयरिंग द स्लाइड्स। थैंक यू एवरीवन। बाय Thank you, सर। sir. Thank you, Bye, sir. sir. Bye, sir. Bye, sir. बाय Thank you, sir. बाय, थैंक यू।